नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने पौधारोपण किया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत द्वारा राशि स्टेडियम के पास में एक पौधा मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, हरियाली बढ़ाने और स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता को बढ़ावा देना रहा। रावत ने कहा कि बदलते पर्यावरणीय परिस्थितियों में पौधारोपण जैसे छोटे प्रयास भी जलवायु संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने सभी से अपील की कि केवल पौधे लगाना ही नहीं बल्कि उनकी नियमित देखभाल और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमें लेनी चाहिए। इस दौरान सभी ने पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में सक्रिय योगदान देने और अपने आसपास हरियाली बढ़ाने का संकल्प लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में वृहद स्तर पर विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया गया। प्लास्टिक पर निर्भरता को कम करने के लिए हम लोगों ने एक शपथ भी ली है। मल्टीपल ऑफिसर्स के साथ में भी और नागरिकों के साथ में शपथ ली गई है। साथ ही सफाई के विभिन्न कार्यक्रम भी किए गए और एक पेड़ मां के नाम के अंतर्गत माननीय मंत्री जी जो हैं शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय के द्वारा और अन्य महानुभावों के द्वारा यहाँ पे प्लांटेशन भी किया गया। कि आज विश्व पर्यावरण दिवस पे यहाँ पे कौडलिया पार्क में एक वृक्षारोपण का बृहद कार्यक्रम आयोजित किया गया है और एक पेड़ मां के नाम जो मोदी जी ने पूरे देश के लोगों को आह्वान किया है कि हमको 5 जून को एक-एक पेड़ अपने मां के नाम पे लगाना है। आज कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी पूरे प्रदेशवासियों का आह्वान किया है और आप इसी परिप्रेक्ष्य में हम सब लोग आज वृक्षारोपण पे आए। देहरादून स्थित बिंदाल और स्पना नदियों के किनारे बनने जा रहे एलिवेटेड रोड पर सियासत गर्म होती नजर आ रही है। जहां सत्ता पक्ष इसे विकास के लिए इसे अपनी महत्वाकांक्षी योजना बता रहा है, तो वहीं कांग्रेस इस योजना पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एलिवेटेड रोड पर सरकार पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि एक तरफ घोटालों के जरिए जमीनों को लूटा जा रहा है, वहीं रिस्पना बिंदाल नदी के किनारे मलिन बस्तियों में बसे लोगों को मालिकाना हक देने की बजाय उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और कहा कि कांग्रेस सरकार के समय 2016 में विधानसभा में सर्वसम्मति से कानून पारित कर 500 लोगों को मालिकाना हक दिया गया, जिसका एक्ट लाया गया, लेकिन 2017 में आने के बाद भाजपा ने इस कानून को लागू नहीं किया। सरकार की ओर से बिना किसी वैकल्पिक अधिग्रहण की प्रक्रिया को अपनाए मलिन बस्तियों में लोगों के घरों पर निशाना लगाए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं ने 2017 के बाद मलिन बस्तियों में लोगों को बसाया है, लेकिन अब उन्हें उजाड़ने का काम सरकार कर रही है। कागजात यदि ये इस्टेब्लिश करते हैं, क्योंकि मैंने एक बात कहा कि हमने केवल मलिन बस्तियां चिन्हित ही नहीं की, उनकी संख्या भी आइडेंटिफाई की है। यदि 2000 उस एक्ट के पारित होने से, विधानसभा के अधिनियम के प्रभावी होने से पहले जो लोग यहाँ बस गए थे वो उनको मालिकाना हक दिया जाना चाहिए, क्योंकि राज्य का कानून कहता है कि उनको मालिकाना हक दिया जाए। आपने प्रोसेस स्टार्ट नहीं की। आप यदि उसकी प्रोसेस को बल्कि स्टार्ट नहीं किया, आपने प्रोसेस को रोक दिया, बीच में बाधित कर दिया। जब 500 लोगों को मिल गए थे, 500 से ज़्यादा लोगों को मिले हैं मालिकाना हक, तो आपने उस प्रोसेस को रोका क्यों? आपने रोका है इसलिए वो वंचित हुए। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सतीश कोठारी हमसे जुड़े हैं। आपसे जानेंगे, मलिन बस्तियों में बसे लोगों को सरकार उजाड़ रही है, लेकिन प्रभावित लोगों के लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है? कर रहा हूँ एलिवेटेड रोड की। एलिवेटेड रोड बनना है और मलिन बस्तियों का मामला आज से नहीं बल्कि सदियों से चल रहा है। जब से चल रहा है, जब उत्तराखंड बना था तब से मलिन बस्तियों का चल रहा है, क्योंकि मलिन बस्ती एक राजनेताओं के लिए एक वोट बैंक बना हुआ है। सिर्फ अभी तक तो ये देखा गया है कि कांग्रेस की सरकार आती है तो भाजपा आरोप लगाती है, और भाजपा की सरकार आती है कांग्रेस आरोप लगाती है। तो मलिन बस्ती अभी एलिवेटेड रोड बननी है, तो एलिवेटेड रोड के लिए मलिन बस्तियों का उजड़ना बहुत जरूरी है। अगर एलिवेटेड रोड वो मलिन बस्ती नहीं हटाई जाएंगी, वहां से नहीं हटाई जाएंगी, तो एलिवेटेड रोड नहीं बन सकता है। तो उसी को लेकर लगातार जो है कांग्रेस सरकार पे हमला बोल रही है कि पहले इनकी व्यवस्था कर दी जाए, कोई मलिन बस्तियों के लिए पहले कहीं से व्यवस्था करें, पहले पक्के मकान बनाए, उसके बाद ही जो है यहाँ एलिवेटेड रोड बने। लगातार प्रदर्शन कर रही है, तो उसमें हरीश रावत
यादव जी ने कहा है कि पिछले 2017 में सरकार बनी, 17 के बाद सबसे ज्यादा मलिन बस्तियां बसी हैं और ये भाजपा जो है सिर्फ मलिन बस्तियां बसाती है, लेकिन उससे पहले भी मलिन बस्तियां बसी हैं और लोग जगह जगह से आते हैं और नदी नाले के किनारे अपनी झुग्गी झोपड़ी बना देते हैं। फिर वहां पे अगर सरकार कोई सरकारी प्रोजेक्ट चलता है तो फिर वो आंदोलन शुरू हो जाता है कि मलिन बस्ती हटाई जा रही है। तो ये सिर्फ एक वोट बैंक बनी हुई है मलिन बस्तियां और कुछ नहीं है। इनके राजनीति होती रहती है क्योंकि लगातार जिसपे इससे राजनीति चल रही है, क्योंकि एलिवेटेड रोड बनना है। तो अगर एलिवेटेड रोड बनने में अगर कुछ आड़े आ रही है तो मलिन बस्तियों का हटना भी बहुत जरूरी है। लेकिन जो कुछ पुराने लोग हैं, हाँ ये है कि कुछ सालों से 50 साल से बसे हुए हैं, तो उनके लिए भी व्यवस्था करनी बहुत जरूरी है। तो उस पर लगातार कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और ये चाह रही है कि जो पहले के बसे हुए हैं लगभग 40-50 साल से, उनके लिए व्यवस्था की जाए। जी सतीश, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे और भी जानकारी आगे लेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। हरिद्वार में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां मां की ममता शर्मसार हुई है। बता दें, भाजपा महिला नेता ने अपनी ही बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म कराया। आरोपी महिला ने अपने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त के साथ मिलकर अपनी बेटी का दुष्कर्म कराया। पुलिस ने आरोपी महिला के बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी शुभम नाबालिग लड़की की मां के बॉयफ्रेंड का दोस्त है। महिला के बॉयफ्रेंड सुमित पटवाल और शुभम ने नाबालिग बच्ची के साथ शारीरिक संबंध बनाए। ताज्जुब की बात यह है कि ये घिनौना कृत्य बच्चे की सगी मां की सहमति से हो रहा था। बच्ची की मां और उसके बॉयफ्रेंड को पुलिस बुधवार को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। बताते चले कि हरिद्वार में भाजपा महिला नेता ने अपनी ही बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म कराया। आरोपी महिला ने अपने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त के साथ मिलकर अपनी बेटी का दुष्कर्म कराया। पुलिस ने आरोपी महिला के बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी शुभम नाबालिग लड़की की मां के बॉयफ्रेंड का दोस्त है। महिला के बॉयफ्रेंड सुमित पटवाल और शुभम ने नाबालिग बच्ची के साथ शारीरिक संबंध बनाए। ताज्जुब की बात यह है कि ये घिनौना कृत्य बच्चे की सगी मां की सहमति से हो रहा था। बच्ची की मां और उसके बॉयफ्रेंड को पुलिस बुधवार को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। इसमें इतने विभत्स घटनाक्रम में सम्मिलित नहीं है, उसके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। बच्ची इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रुपेश वालिया हमसे जुड़े हैं। आपसे जानेंगे क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताइए। देखिए, पूरा मामला ये है कि एक माँ के रूप में ये कलंकिनी है। ये जो महिला है, अनामिका शर्मा है इसका नाम, ये इसने अपनी 13 साल की पुत्री का अपने 2 दोस्तों से यहाँ यौन शोषण कराया है। इसमें महिला में और उसके पति के बीच तलाक का कुछ मामला चल रहा था। तो लड़का जो इनका बेटा है वो पति के साथ रहता था और जो बेटी है वो कभी कभी माँ के साथ रहती थी। तो जब वो जो बिटिया है वो अपने पिता के पास पहुंची तो पिता ने उसके गुमसुम रहने का कारण पूछा। तो उसने पूरी कहानी जो बयां की तो वो वाकई होश फाख्ता कर देने वाली कहानी है। उसने पूरा मामला अपने पिता को बताया कि उसकी जो माँ है वो अपने 2 दोस्तों के साथ उसने उसके साथ कई बार दुष्कर्म कराया है। तो पूरा मामला का घटनाक्रम का जब पर्दाफाश हुआ तो पुलिस पूछताछ में जो पूरा मामला सामने आया उसमें ये जो पीड़िता बच्ची है उसने पुलिस को ये बताया कि जो उसकी माँ है उसने उसके 2 दोस्तों के साथ उसका जबरन दुष्कर्म कराया है। पहला मामला यहाँ पर BHL में एक स्टेडियम है, वहाँ का पहला मामला है। उसके बाद वो अपनी बच्ची को लेकर आगरा और वृंदावन गई, मथुरा गई, वहां पर भी उसने उनका यौन शोषण कराया। और साथ ही साथ हरिद्वार के कुछ होटलों में भी जो पीड़िता बच्ची है उसका यौन शोषण का मामला पूरा सामने आया है। अब जो माँ है उसे और उसका एक प्रेमी है सुमित पटवाल, उसे तो गिरफ्तार करके पहले ही पुलिस जेल भेज चुकी थी। अभी जो तीसरा आरोपी है शुभम, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे भी जेल भेज दिया है। अब पूरे मामले की जो पूरा मामला है उसके पूरे घटनाक्रम की जांच की मांग चल रही है। आज यहाँ पर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
पूरे मामले की जांच की मांग की है और उन्होंने कहा है कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये जो महिला है ये पूर्व में भारतीय जनता महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष भी रही है। अब इस पूरे मामले का ही जो घटनाक्रम है, पुलिस हालांकि ये कह रही है कि पूरा जो घटनाक्रम है वो बिल्कुल सामने आ चुका है। बावजूद इसके जो आरोपी महिला है उसका जो मोबाइल नंबर है वो उसकी जांच चल रही है, क्योंकि आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि जो महिला नेत्री है उस महिला नेत्री के कई बड़े नेताओं से भी संबंध थे। तो इस पूरे मामले में फिलहाल जांच यहाँ पर चल रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश वालिया हमें यह जानकारी देने के लिए। हरिद्वार में भाजपा नेत्री द्वारा अपनी ही बेटी का यौन शोषण कराने पर मामले में उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को हारे हाथों लिया है। बताते चलें, कांग्रेस वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा, भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा यही है। भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सिर्फ बात करती है, लेकिन हरिद्वार की जो शर्मनाक घटना सामने आई है इसने सभी को झकझोर कर रख दिया है। बताते चलें कि कैसे एक मां अपनी बेटी को ऐसे कृत्य में धकेल सकती है। उन्होंने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में बहुत ही फर्क होता है। देखिए, राहुल गांधी जी तमाम देश के प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। वो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता होने के साथ साथ लोकसभा में विपक्ष के नेता भी हैं। उनके जाने से पार्टी में ऊर्जा आती है। संगठनात्मक गतिविधियां पार्टी में एक सतत प्रक्रिया है। तो चाहे उत्तराखंड हो, चाहे प्रदेश, कोई भी देश का प्रदेश हो, उसमें गतिविधियां लगातार चलती रहती है। लेकिन राज्य में इस समय संगठनात्मक प्रदेश अध्यक्ष करण मारा के नेतृत्व में लगातार हमारी गतिविधियां संगठनात्मक भी और आंदोलनात्मक भी दोनों चल रही हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी के नेतृत्व में सदन के अंदर पार्टी के तमाम विधायक जो जन सरोकारों के मुद्दे हैं उन पर लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी समीक्षा होती रहती है जहां आवश्यकता पड़ती है। पार्टी क्योंकि निरंतरता का काम है। खबर चमोली जिले से है, जहां गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने जिला सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक ली। सांसद ने केंद्र पोषित योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को आपसी सामंजस्य और तालमेल बनाकर गुणवत्ता के साथ संचालित योजनाओं को पूर्ण करने के निर्देश दिए। सांसद ने अधिकारियों के साथ सरकारी योजनाओं की समीक्षा की। जिले में केंद्र पोषित योजनाओं की प्रगति संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने आपसी समन्वय से विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। जिले में संचार सुविधाओं की समीक्षा करते हुए सांसद ने शेडो एरिया में जल्द ही BSNL या एयरटेल से जिले में नेटवर्क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जा रहा है। की बैठक आज चमोली जनपद की हुई है और हर एक कुछ समय के अंतराल के बाद हम लोग ये बैठक करते रहते हैं। पिछली बार ये बैठक हमने थराली में की थी, इस बार जिला मुख्यालय में की है। बहुत सारे विषय हैं जिनकी चर्चा हुई है। बहुत सारे विषयों पर जितने अधिकारी आए हैं, कई विभाग के जो प्रमुख आए हैं, उनको डायरेक्शन भी दी गई है। और जिलाधिकारी महोदय को मैंने कहा है कि इसमें जो डायरेक्शन दी जा रही है उनका संकलन कर लें और आने वाली अगली बैठक में उसकी समीक्षा भी करेंगे कि किस प्रकार से वो काम हुआ कि नहीं हुआ है। चमोली ज़िले में बहुत सारी योजनाओं पर हम लोग काम कर रहे हैं और जिस प्रकार से हमने पहले भी चमोली ज़िले में जब चुनाव के दौरान भी हमने यहाँ के लोगों को वादा किया था कि हम लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में चमोली में एक मेडिकल कॉलेज हो। उच्च शिक्षा उन्नयन समिति के उपाध्यक्ष जयपाल चौहान ने हरिद्वार में सरकारी डिग्री कॉलेजों के प्राचार्यों और अधिकारियों के साथ मीटिंग की। हरिद्वार के SMJN डिग्री कॉलेज में हुई मीटिंग में जिले भर के राजकीय डिग्री कॉलेजों के प्राचार्य पहुंचे। इस दौरान उच्च शिक्षा में शिक्षा गुणवत्ता सुधार और छात्रों के बेहतर भविष्य को लेकर चर्चा की गई। साथ ही सरकारी डिग्री कॉलेजों में बुनियादी सुविधाओं की कमी को दूर करने के लिए भी राज्य मंत्री के सामने बात रखी गई। जिले भर से आए सरकारी डिग्री कॉलेजों के प्राचार्यों ने कहीं शिक्षकों की कमी तो कहीं भवन का न होना जैसी दूसरी समस्याओं के बारे में जानकारी दी। राज्य मंत्री जयपाल चौहान ने कहा कि उच्च शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से बात कर जल्द सभी कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा।
बताते चलें कि उच्च शिक्षा उन्नयन समिति के उपाध्यक्ष जयपाल चौहान ने हरिद्वार में सरकारी डिग्री कॉलेजों में प्राचार्य और अधिकारियों के साथ मीटिंग की। हरिद्वार के SMGN डिग्री कॉलेज में हुई मीटिंग में जिले भर के राजकीय डिग्री कॉलेजों के प्राचार्य पहुंचे। इस दौरान उच्च शिक्षा में शिक्षा गुणवत्ता सुधार और छात्रों के बेहतर भविष्य को लेकर चर्चा की गई। साथ ही सरकारी डिग्री कॉलेजों में बुनियादी सुविधाओं की कमी को दूर करने के लिए भी राज्य मंत्री के सामने बात रखी गई। जिले भर से आए सरकारी डिग्री कॉलेजों के प्राचार्यों ने कहीं शिक्षकों की कमी तो कहीं भवन का न होना जैसी दूसरी समस्याओं के बारे में जानकारी दी। राज्य मंत्री जयपाल चौहान ने कहा कि उच्च शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से बात कर जल्द सभी कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तो अपने अपने विद्यालय में जो वहाँ के प्राचार्यों को लगा कि उसमें कई सब्जेक्टों की विषय आया कि उनको अन्य सब्जेक्ट चाहिए, माननीय हमारे जॉइंट डायरेक्टर साहब ने उनका समाधान भी किया है कि उनको किस तरीके से किया जाए। कहीं लैब में कोई कमी है, कहीं बिल्डिंग की कमी है, तो उन सब की पूर्ति ठीक प्रकार से हो जाए, इसको लेकर के माननीय जॉइंट डायरेक्टर साहब हम मिल करके शासन से भी इस तरह का संवाद रहना चाहिए। इससे सुधार की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर खटीमा में उपजिलाधिकारी रविंद्र विष्ट ने राजस्व टीम के साथ मिलकर बाजार में पॉलिथीन के उपयोग के खिलाफ एक अभियान चलाया। इस अभियान के तहत दर्जनों दुकानदारों के पास पॉलिथीन बैग जब्त किए गए, क्योंकि ये पर्यावरण के लिए हानिकारक है। यह कदम विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं के अनुरूप था, जो प्लास्टिक कचरे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है। अभियान का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर प्लास्टिक के उपयोग को कम करना और पर्यावरण अनुकूल विकल्पों को बढ़ावा देना था। दुकानदारों को पॉलिथीन के बजाय कपड़े के थैले जैसे विकल्प अपनाने के लिए जागरूक किया गया। इस कार्यवाही से खटीमा में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सकारात्मक संदेश गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर। भीषण गर्मी के बाद प्रदेश में मौसम करवट ले रहा है। बता दें, कुछ दिनों से प्रदेश के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश देखने को मिल रही है, तो वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी देखी जा रही है। ऐसे में मौसम विभाग द्वारा किए गए अलर्ट को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग भी अपने स्तर पर तैयारी कर रहा है, जिसकी जानकारी आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने दी। उन्होंने कहा कि सामान्य बारिश का अलर्ट है और हर बार अलर्ट को देखते हुए हम कार्रवाई करते हैं, लोगों को सूचित करते हैं और सावधानी बरतते हैं। उन्होंने कहा कि जहां जहां संवेदनशील स्थान हैं वहां पर मशीनें और मैन पावर तैनात किए गए हैं, ताकि अगर किसी भी जनपद में आपदा आए तो हम अलर्ट रहें। अभी मानसून नहीं आया है, मानसून आने में अभी 5-7 दिन का समय है। अभी जो बरसात हो रही है वो बरसात नॉर्मल बरसात है। इस बरसात से किसी प्रकार से कोई नुकसान की सूचना नहीं है और यह उपयोगी भी है फसलों के लिए भी और वाटर रिचार्जिंग के लिए भी। बाकी जनपद हमारे मानसून की दृष्टि से पूरी तरह से तैयार हैं, सभी लोग सतर्क हैं। सभी को माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से और चीफ सेक्रेटरी सर के स्तर से डिटेल में निर्देश गए हैं, जनपदों द्वारा समुचित कार्रवाई की जा रही है। आगामी एक सप्ताह में मानसून उत्तराखंड में प्रवेश कर रहा है, जिसको लेकर आपदा प्रबंधन पुलिस विभाग PWD समेत विभिन्न विभागों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। IG गढ़वाल राजीव स्वरूप ने बताया कि मानसून को लेकर व्यापक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उत्तराखंड पुलिस विभाग ने भूस्खलन क्षेत्रों में SDRF की तैनाती के साथ BRO और PWD के साथ समन्वय बना लिया है। चारधाम में भूस्खलन प्रभावित सड़कों को जल्दी खोलने के लिए JCB लगाई गई है। इसके अलावा पुलिस विभाग द्वारा चारधाम प्रबंधन सेल द्वारा मौसम विभाग से लगातार अपडेट को लेकर यात्रा सुचारू चलाई जा रही है। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 से जुड़ी सभी मीडिया समन्वय गतिविधियों के लिए राज्य स्तर पर अधिकारियों को नियुक्ति कर दी है। डॉक्टर पंकज कुमार सिंह सहायक निदेशक को कोविड-19 मीडिया समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नामित किया गया है। उनकी सहायता के लिए डॉक्टर सौरभ सिंह सहायक निदेशक को सहप्रभारी नियुक्त किया गया है। सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया है कि इस कार्य के लिए दोनों अधिकारियों को किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भत्ता दिया नहीं होगा। साथ ही विभागीय स्तर पर निर्देशित किया गया है कि आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
इसी के साथ ही ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल हमसे जुड़े हैं। आपसे जानेंगे कोविड से निपटने के लिए क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं। बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से कोविड के मामले उत्तराखंड में बढ़ रहे हैं और मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए अब शासन स्तर पर पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से इसे आपदा के रूप में ना ये बढ़ जाए, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को ना फैले। इसके लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ गया है। उसने टीम भी गठित कर दी है। कोशिश ये की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्फेक्टेड होने से बचाया जा सके। जो मामले अभी तक सामने भी आए हैं, इन्हें किसी भी तरह से जो लोग हैं इनको ठीक किया जाए और कोशिश ये की जाए कि फैले ना कोविड, क्योंकि जिस तरह से 2021-22 में जो हुआ था वो मंजर कोई दोबारा देखना नहीं चाहता है। इसलिए शुरू से ही, अभी से ही अगर कहें तो अपनी तैयारियों को और ज्यादा मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग। और हर चीज, जो भी कमियां स्वास्थ्य विभाग के पिछले दौर में रह गई थी, वो सभी कमियों को वो दूर करके एक अच्छी टीम अभी से ही गठित कर रही है, जिसमें जिम्मेदारियां भी बांट दी गई हैं। जिस तरह से आपने खुद भी बताया है कि जिम्मेदारियां बांट दी गई हैं, तो उन जिम्मेदारियों को ही आगे बढ़ाते हुए सभी ध्यान देंगे कि क्या करना है, किस तरह से इसे फैलने से रोकना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद योगेश, हमें यह जानकारी देने के लिए। मसूरी के शहीद भगत सिंह चौक स्थित माल रोड बैरियर पर नगर पालिका कर्मचारी के साथ अभद्रता का मामला तूल पकड़ने लगा है। आज नगर पालिका कर्मचारी संघ द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी गई है। वहीं नगर पालिका से कर्मचारियों ने जुलूस निकालकर माल रोड होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रेषित कर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। तब तक आरोपी को पुलिस द्वारा नहीं पकड़ा जाता है, तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी गई है, जिससे शहर की व्यवस्थाएं चरमराने लगी है। नगर पालिका के कर्मचारी माल रोड पर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए उप जिलाधिकारी और कोतवाली मसूरी पहुंचे, जहां पर उन्होंने शीघ्र आरोपी को पकड़ने की मांग की। के आसपास पिक्चर पैलेस में कोई आरडी गुप्ता नाम के व्यक्ति ने हमारे किसी कर्मचारी के ऊपर हाथ उठाया शूरवीर के ऊपर, तो उसमें उन्होंने हाथापाई करने की कोशिश करी, छीना झपटी हुई। तो इस संबंध में हमने पुलिस से तहरीर दी थी, उसके बाद कार्रवाई नहीं, फिर हमने मुकदमा दर्ज कराया। तो अभी तक भी उन्होंने उसको पेश होने के लिए गए, उसके घर भी उसको पकड़ने गए, वो आए नहीं अभी तक। तो पुलिस की कार्रवाई में थोड़ा सा विलम्ब हुआ, जिस कारण से कर्मचारियों में भी रोष है। हमने अभी हमारे कर्मचारियों ने जो बैरियर्स है उसको फ्री कर दिया है। तो हम अभी कोशिश कर रहे हैं, पुलिस से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनका भी हमारे को भी फ़ोन ही आया है कि कुल्ली थाने में बयान दर्ज कराएं कि जितना जल्दी इस पर कार्रवाई होगी उतना ज़्यादा व्यवस्था बनी रहेगी। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के रोहित नेगी हत्याकांड के मुख्य अभियुक्तों के साथ मुजफ्फरनगर मंगलोर बॉर्डर में देहरादून पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। देहरादून पुलिस द्वारा अभियुक्तों का पीछा करने के दौरान भागने पर मुठभेड़ हुई। हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त अजहर त्यागी मुजफ्फरनगर मंगलौर बॉर्डर स्थित बरलापुर काजी क्षेत्र का निवासी है। मुठभेड़ में एक अभियुक्त के दोनों पैरों और दूसरे के हाथ और दोनों पैरों में गोली लगी। दोनों अभियुक्तों को गंभीर रूप से घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरिद्वार में एक युवक का नकली पिस्तौल के साथ रील बनाना भारी पड़ गया। बताते चलें, युवक ने सोशल मीडिया यूजर का पिस्टल के साथ रील बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया। वीडियो तेजी से वायरल हो रही थी। पुलिस ने रील का संज्ञान लेकर कार्रवाई की और आरोपी राहुल कंकड़ को पिस्तौल सहित गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि राहुल कंकड़ ने जिस पिस्टल से रील बनाई वह एक खिलौना है और सोशल मीडिया पर यूजर बढ़ाने के लिए उसने नकली पिस्टल के साथ रील बनाकर अपलोड की थी। पकड़े जाने पर राहुल कंकड़ ने हाथ जोड़कर माफी मांगी है। पुलिस ने राहुल का पुलिस एक्ट में चालान कर भविष्य में इस तरह की हरकत न करने की चेतावनी देकर छोड़ दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।